तो बच्चों आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय ए हाइड्रोजन एटम व्हेन इट अंडरगोज n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 6 ट्रांजिशंस रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना। तो आपको रेशियो बताना है कि एक ट्रांजिशन हुआ है n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 3 में और n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 6 में। ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट जो ट्रांजिशन है n1 वो 2 से कहाँ तक हुआ है, n इक्वल टू 2 3 में। ठीक है ना, फर्स्ट ट्रांजिशन है। और जो सेकेंड ट्रांजिशन है उसके लिए बोला गया कि n1 कितना है, n1 है 4 और n2 कितना है 6 है। ठीक है, ये क्वेश्चन में है आपके n। ठीक है ना, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, दोनों ट्रांजिशंस के लिए क्या करना है, बताना है वेवलेंथ का रेशियो। तो आपको पता है 1 बाई लैम्डा इक्वल टू क्या होता है r 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ठीक है ना। 1 बाई लैम्डा इक्वल टू r हो जाएगा और n1 की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस n2 की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 9। ओके, तो 1 बाई लैम्डा इक्वल टू ये हो गया r और ये 9 माइनस 4 डिवाइड बाई 36। ओके, देन 1 बाई लैम्डा इक्वल टू r, ये आपका हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 36। अगर इसको हम लैम्डा में कन्वर्ट कर लें तो हो जाएगा हमारा ये 36 बाई 5r। ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ना लैम्डा 1 हमने बोल दिया, इसके लिए क्या बोल दिया, लैम्डा 1। तो इसके लिए हम इसी तरीके से क्या करेंगे, लैम्डा 2 निकालेंगे। तो लैम्डा 2 क्या हो जाएगा, 1 बाई लैम्डा 2 इक्वल टू 1 बाई लैम्डा 2 इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 1 बाई 2 लैम्डा इक्वल टू, इधर लिख लेते हैं। यहाँ पर n1 था हमारा 4 और n2 था हमारा 6, तो हमारा हो जाएगा r इक्वल टू 1 बाई 4 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1 बाई लैम्डा 2 इक्वल टू r 1 बाई 16 माइनस 1 बाई 36। ओके, 1 बाई लैम्डा 2 इक्वल टू r, ये हो जाएगा 36 माइनस 16 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 36। ठीक है ना। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा 2 कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 36 डिवाइड बाई माइनस 20 इंटू r। तो आपको लैम्डा 1 और लैम्डा 2 में क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो लैम्डा 1 डिवाइड बाई लैम्डा 2, ये क्या हो जाएगा आपका 36 बाई 5r मल्टीप्लाइड बाई 20r डिवाइड बाई 16 इंटू 36। ठीक है ना। तो 36 यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये हमारा 4 टाइम हो गया, ये हो जाएगा हमारा 4, तो 1 बाई 4। तो इस तरीके से हमारा इस पेपर का जो ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा 4। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट होगा, चौथा आंसर हो जाएगा इसका हमारा 1 बाई 4। ठीक है। आपके पेपर में एक और क्वेश्चन है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत इजी क्वेश्चन था इसमें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे अप्लाई हो सकता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे अप्लाई हो सकता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे अप्लाई हो सकता है, लेकिन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम पे अप्लाई नहीं होता है। आपके पेपर में एक क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स KO2, H2O2 एंड H2SO4। इसमें आपको बताना है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट इन देम आर रिस्पेक्टिवली। तो KO2 में K का बताना है, H2O2 में ऑक्सीजन का बताना है, H2SO4 में सल्फर का बताना है। तो ऐसा हम जानते हैं कि पोटेशियम मेटल है, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाएगा। H2O2 एक पेरोक्साइड है जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो जाएगा, और H2SO4 में सल्फर है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सीरीज हमारे पास में है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। एक क्वेश्चन है बच्चों, फास्फोरिक एसिड आयोनाइजेज इन 3 स्टेप्स विद देयर आयोनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यूज Ka1, Ka2 एंड Ka3 रिस्पेक्टिवली
while K is the overall ionization constant, which of following statements are true। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको करेक्ट बताना, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास एक एसिड है H3PO4, ठीक है ना, फास्फोरिक एसिड है H3PO4, H3PO4। अगर ये डिसोसिएट होता है, ठीक है ना, तो सबसे पहले एक H प्लस रिलीज होगा और क्या मिलेगा आपको, H2PO4 माइनस, और इसके लिए जो कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, एसिड कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है वो है K1। ऐसे ही अगर हम एक H और यहाँ से रिलीज करते हैं HPO4 माइनस से क्या करें, अगर हम एक H और रिलीज करें तो ये H प्लस रिलीज होने के बाद में क्या मिलेगा, हमें मिलेगा HPO4 माइनस 2, और ये हमें क्या हो जाएगा, इसके लिए K2, ठीक है। अगेन अगर हम एक H प्लस और रिलीज करते हैं KPO4 माइनस 2 से, तो यहाँ पे मिलेगा H प्लस और PO4 माइनस 3, इसके लिए हमारे कांस्टेंट की वैल्यू है Ka3, ठीक है। अब पेपर में क्या है, व्हाइल K इज द ओवरऑल आयोनाइजेशन कांस्टेंट, यानी ओवरऑल अगर हम रिएक्शन की बात करें, अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन हमें क्या मिलने वाला है, ओवरऑल रिएक्शन हमें मिलने वाला है कुछ ये, ठीक है ना, क्या मिलेगा, H3PO4 रिवर्सिबल 3H प्लस प्लस PO4 माइनस 3। और अगर हमने यहाँ पे रिएक्शन को ऐड किया है तो हमें पता है यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट K होगा वो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा Ka1, सॉरी मल्टीप्लाई में अगर हम रिएक्शन को सम करेंगे तो किसमें चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, Ka1 Ka2 मल्टीप्लाइड बाई Ka3। ये तो हो गया। अब हमें अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब इसमें अगर हम देखते हैं तो एक इक्वेशन, एक जो ऑप्शन है ना उसमें लॉग के फॉर्म में दिया गया, ठीक है ना, तो इसको हम लॉग में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर इसको हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, लॉग के इक्वल टू लॉग Ka1 प्लस लॉग Ka2 प्लस लॉग Ka3। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने ऑप्शंस को चेक करेंगे। तो इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा जो ये है ना, ये ऑप्शन नंबर 1 में मैच हो रहा है, ठीक है। अगला जो ऑप्शन है वो है H3PO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2PO4 माइनस एंड HPO4 माइनस 2। तो ये बात सही होता है कि जो Ka होता है, जो फर्स्ट स्टेप डिसोसिएशन होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा, ये वीकर एसिड हो जाएगा और ये वीकेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अगर हम बात करें यहाँ पर ऑर्डर की कि Ka1, Ka2 और Ka3 में क्या ऑर्डर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा Ka1 सबसे ज़्यादा, फिर Ka2, फिर Ka3, ठीक है ना। तो ये भी हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा A, B और C सही है। तो इस पेपर सीरीज़ के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। जो एक क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग चूज द वंस व्हिच इक्वल्स नंबर ऑफ एटम्स। इसमें आपको दिया गया है ABCDE 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप ऐसा समझ सकते हो, और उसमें से आपको नंबर ऑफ एटम्स बताना है किसमें इक्वल है। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें, ए की बात करें, तो ए में क्या गिवन है, ए में गिवन है 212 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, और इसका मॉलिक्यूलर मास इसमें गिवन है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है 106। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोल निकाल लेते हैं, और मोल निकाल लेंगे और फिर हमें ये पता करना होगा कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, फिर एक मोल में कितने एटम, एंड देन जो मोल मिलेगा उसमें कितने एटम, ठीक है ना। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल निकालें तो क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये हो जाएगा हमारा 212 डिवाइड बाई 106, ये हो जाएगा हमारा 2 मोल्स, ओके। 2 मोल्स हमारे पास में है। बट हमें पता है कि अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट है तो इसमें टोटल आइटम कितने हो जाएंगे, तो 2 सोडियम के हो गए, 1 कार्बन का हो गया और 3 हो गए हमारे ऑक्सीजन के, तो टोटल हो गए 6 आइटम। कितने हो गए, 6 आइटम। अब ऐसे ही अगर हमारे पास एक मोल होता, तो क्या होता जी, यहाँ पर हम 6 मल्टीप्लाइड बाई Na कर देते। बट हमारे पास कितने मोल हैं, हमारे पास टोटल मोल हैं 2, तो हम क्या करेंगे 2 6 इंटू Na, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो जाएंगे 12 Na,
क्लियर है, क्लियर है ना। इसी तरीके से अगर हम बी की बात करें, अगर हम बी की बात करें तो बी में क्या हुआ है, बी में दिया है 248 ग्राम ऑफ Na2O और इसका मॉलिक्यूलर मास दिया गया है 62, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। वेट कितना है 248, ठीक है, हाँ 248 और ये क्या हो गया जी 62, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 मोल। कितना हो जाएगा 4 मोल। तो इसी तरीके से अगर हम नंबर ऑफ आइटम्स निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ आइटम्स। तो नंबर ऑफ आइटम्स के लिए अगर हम ओवरऑल देखें तो हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने एक मॉलिक्यूल में निकाला है, Na से मल्टीप्लाई कर दिया है तो 1 मोल का हो गया है, फिर टोटल मोल से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट करने वाले हैं, टोटल मोल हमारे पास 4 हैं, फिर 4 मोल हो गए, Na से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है और एक मॉलिक्यूल में एटम कितने हैं 3 हैं, तो ये हो गया हमारा 12 एटम। कितने एटम्स हो गए 12 एटम्स हो गए। ऐसे ही अगर हम बात करें सी की, तो सी में हमारा है 240 ग्राम NaOH, 240 ग्राम NaOH और इसका मोलर मास जो है सबको पता है कितना होता है 40 होता है। तो अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल की बात करें तो 240 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा जी 6 मोल हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, सेम नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे और नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे तो टोटल मोल हो जाएगा, देन मल्टीप्लाइड बाई Na हो जाएगा और एक में कितने एटम हो गए, तो एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक N, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 18 एटम्स हो गए। क्या हो गए जी 18 एटम्स। अगर हम बात करें डी की, तो डी में क्या दिया हुआ 12 ग्राम ऑफ H2 कितना दिया गया है 12 ग्राम, तो 12 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया जी 6 मोल। अब हम क्या करेंगे, एटम्स की बात कर लेंगे, तो एटम्स क्या हो जाएगा जी 6 मल्टीप्लाइड बाई Na और एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हो गए तो कितने हो गए जी 12 एटम्स, ठीक है ना। और लास्ट में बात हो रही है ई की, ई में क्या है 220 ग्राम CO2। अब CO2 का मोलर मास भी इसमें दिया हुआ है कितना 40 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या मिलेगा जी नंबर ऑफ मोल्स 220 डिवाइड बाई 44, ये हो जाएगा हमारे पास 5 मोल्स। तो नंबर ऑफ एटम्स की बात अगर हम यहीं पे कर लेते हैं तो हो जाएगा 5 इंटू Na इंटू CO2 में 3, कितने हो गए जी 15 Na। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि कहाँ कहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं। तो पहली बात ए में नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो गया, मतलब 12 हो गए, और फिर उसके बाद में बी में 12 Na है ना, 12 Na एटम हो गए, और उसके बाद में हमें मिला है यहाँ पर डी में Na एटम है ना, Na एटम। तो इस तरीके से हमारा ए बी और डी हो जाएगा। तो इस पेपर के अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा दूसरा। क्लियर है। तो बच्चों एक क्वेश्चन है इसमें पेपर में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हो गया कि आपको इसमें ये देखना है कि किस पर्टिकुलर ऑप्शन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। यानी कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो सीधे सीधे किस पे डिपेंड करता है, आई पर। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा आई होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आयंस होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हम यूरिया की बात करें 0.1 m यूरिया जो कि डिसोसिएट नहीं होगा तो उतना ही कंसंट्रेशन बना रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें KNO3 की तो यहाँ पर इसका I2 हो जाएगा। और अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें तो ये हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा, यानी 3 इसके I वैल्यू हमें मिलने वाले हैं। और चौथे में है हमारा ग्लूकोज या फ्रक्टोज, तो डिसोसिएशन इसका नहीं होगा, यानी एक का ही एक ही बना रहेगा। ओके, तो सबसे ज़्यादा आयंस हमें मिलने वाले हैं आपको सोडियम सल्फेट में, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। ओके बेटा, एक क्वेश्चन है इस आपके पेपर में, उसमें ये दिया हुआ है कि 5 मोल्स ऑफ लिक्विड X एंड 10 मोल्स ऑफ लिक्विड Y मेक्स अ सोल्यूशन हैविंग ए वेपर प्रेशर ऑफ 70 टॉर, ठीक है ना। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर X एंड Y आर 63 टॉर एंड 78 टॉर रिस्पेक्टिवली, व्हिच आर फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द डिस्क्राइब्ड सोल्यूशन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस सोल्यूशन का
टोटल प्रेशर निकालेंगे, ठीक है ना। और जब हम टोटल प्रेशर निकाल पाएंगे तो जो हमारा ऑप्शन दिया है ना उससे हम समझ पाएंगे कि आखिर में हो क्या रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला है, नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला है, या आइडियल सोल्यूशन बनने वाला है। यानी कुल मिलाकर के हमें करना ये है कि इस सोल्यूशन का हमें निकालना है पी टोटल। और आपको पता है कि जब आप पी टोटल काउंट करते हो, पी टोटल आप निकालते हो तो क्या होता है फार्मूला, पी नॉट इंटू प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी टोटल निकालेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें, यहाँ पे हमने ए लिख दिया, आप एक्स ले लो, एक्स और वाई है, ठीक है ना, एक्स और वाई है, एक्स और वाई है। तो यहाँ पे 5 मोल्स एक्स दिया हुआ है, तो 5 मोल्स एक्स है और एक्स है हमारा 5 मोल, एक्स है हमारा 5 मोल और वाई है हमारे पास 10 मोल, ठीक है ना। और एक्स का जो प्रेशर है वो है 63 टॉर, 63 टॉर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स, तो 5 डिवाइड बाई 15 हो जाएगा। प्लस अगर हम वाई की बात करें तो वाई का जो प्रेशर है वो है 78 टॉर और मोल फ्रैक्शन इसका 10/15 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 16 डिवाइड बाई 1/3 प्लस 78 क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो जाएगा 21 प्लस 52 और ये हो जाएगा हमारा 373 टॉर। यानी कि जो टोटल प्रेशर हमारे सोल्यूशन का आएगा, जो टोटल प्रेशर हमारे सोल्यूशन का आएगा वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए 73। बट क्वेश्चन में दिया गया है कि जो सोल्यूशन का प्रेशर है वो केवल और केवल 70 है। तो यहाँ पर पी कैलकुलेटेड जो है, जो पी कैलकुलेटेड है, पी टोटल जो कैलकुलेटेड है वो ज़्यादा आ रहा है किससे, पी टोटल ऑब्जर्व से। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो है वो सोल्यूशन कैसा होगा, वो नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला होगा, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड। तो क्वेश्चन है आपके पेपर में आया हुआ है, फॉर ए रिएक्शन ए गैस है, कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कन्वर्ट हो रहा है आपके 2B में, ठीक है ना, 2B में कन्वर्ट हो रहा है और ये भी क्या है, गैस है। क्वेश्चन है द बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज हायर देन द फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट बाय ए फैक्टर ऑफ 2500 एट 1000 केल्विन। यानी कि अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो KF अगर इसको हम 1 मान लेते हैं तो कह रहा है कि KB जो है ना वो इतना गुना जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि द बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज हायर द फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट बाय ए फैक्टर ऑफ 2500। बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड वाले से इतना जाता है, क्लियर है ना। एट 1000 केल्विन, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 1000 केल्विन है। और आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि KP फॉर द रिएक्शन आपको बताना है और R की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, R की वैल्यू इसमें गिवन है 0.0831 आपको लेना होगा, ठीक है ना, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल में। और टेम्परेचर आपके लिए जो है ना वो इतना ही है, ठीक है। और आपको कैलकुलेट करना है KP, आपको क्या कैलकुलेट करना है, KP कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। आपको पता है ना कि अगर आप KP निकालना चाहते हो तो KP क्या होगा, सबसे पहले आपको निकालना होगा प्रेशर ऑफ B, है ना, और फिर A जो कि क्या है, गैस है। फिर हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो KP के साथ में हमारे पास एक रिलेशन है क्या, KP इक्वल टू KC RT डेल्टा NG। KP बराबर क्या होता है, KP बराबर होता है KC इंटू RT का पावर डेल्टा NG, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ने वाली है KC की। तो KC क्या होगा, KC आपको पता है KC होता है K फॉरवर्ड डिवाइड बाई K बैकवर्ड। तो K फॉरवर्ड की वैल्यू अगर हम यहाँ से रखें तो K फॉरवर्ड की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 और K बैकवर्ड कितना हो जाएगा 2500। तो अब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ला सकते हैं। अगर हमारे पास प्रेशर गिवन होता तो सीधे सीधे हम ये वैल्यू रख देते, लेकिन प्रेशर तो गिवन है नहीं, तो हम इसलिए क्या करेंगे, KC कैलकुलेट करेंगे। KC हमारे पास कितना हो जाएगा 1 2
500 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 0.0821, टी की वैल्यू कितनी है 1000 का पावर। अगर हम बात करें डेल्टा एन जी की तो यहाँ पे 2 मोल गैस है, यहाँ पर 1 मोल गैस है, ये क्या हो जाएगा का पावर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो आंसर मिलने वाला है 0.033, ठीक है ना। तो आप अपने पेपर में देख सकते हो कि आपका ऑप्शंस क्या है। अब इस जो हमारे पास सेट है उसमें जो ऑप्शन नंबर आएगा वो हमारा पहला हो जाएगा, ठीक है ना। बच्चों क्वेश्चन है, थोड़ा सा ग्राफ वाला क्वेश्चन है। यहाँ सी कार्बन प्लस 2H2 CH4 बन रहा है, डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे -74.8 किलो जूल है। व्हिच ऑफ फॉलोइंग डायग्राम गिव्स एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एबव। अगर हम यहाँ पे बात करें तो डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव जा रहा है। डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारा बन जाएगा, ठीक है।